राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में और इतिहास का जो संघर्ष वेद चल रहा है उसमें स्वागत है दोस्तों। सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमने कुंभा को प्रारंभ किया था दोस्तों, और कुंभा को लगभग कितनी 5 क्लासों में तो हमने पढ़ लिया है। आज कुंभा की 6ठी क्लास है दोस्तों। हमने कल कुंभा का क्या है दोस्तों, सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी थी कि कुंभा का क्या है सांस्कृतिक उपलब्धियों में योगदान क्या था। तो हमने देखा कि कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, अपने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका क्या है दोस्तों पुनः निर्माण करवाया था। फिर हमने कहा कि बोमट दुर्ग उदयपुर में निर्माण करवाया था। फिर हमने कहा कि बैराटगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और बदनौर के अंदर करवाया था। बदनौर में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में। इसके बाद हमने कहा कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सिरोही में, और फिर हमने कहा कि बसंती दुर्ग का भी क्या है सिरोही के अंदर निर्माण करवाया था, बसंती दुर्ग का। फिर हमने कहा कि कुंभलगढ़ में मामादेव जलाशय या कुंड का निर्माण करवाया था कुंभा ने, और चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंभ स्वामी मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। कुंभा के शासन काल में वेलका नामक व्यक्ति ने क्या है चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चमरी का निर्माण करवाया था, जो हमारी रमाबाई के विवाह स्थल पर बना हुआ है। उसके बाद हमने बात की कि जो राणकपुर के जैन मंदिर है वो मंत्री दानक शाह ने कुंभा के शासन काल में बनवाए थे, और उस मंदिर के अंदर दोस्तों जो वास्तुकार था मंदिर का वो देवपाग था, और मंदिर के अंदर 1444 खंभे थे। इस प्रकार की हमने बात की। फिर हमने कहा कि कुंभा का साहित्य में योगदान क्या है। तो साहित्य में योगदान शुरू क्या था, तो हमने कुंभा को क्या कहा था कि कुंभा विद्या में क्या था, विद्या अनुरागी था, और क्या था, एक विद्वान था। फिर हमने कहा कि जो कुंभा है, कुंभा ने खुद अपने ग्रंथ लिखे थे। क्या लिखे थे? कुंभा ने खुद अपने क्या है ग्रंथ लिखे। अब कुंभा के लिखित ग्रंथ कौन कौन से दोस्तों ध्यान रखना, तो उसके लिखित ग्रंथ या जो ग्रंथ लिखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला ग्रंथ हमने बात की थी कि संगीत राज। कौन सा बात की थी दोस्तों? संगीत राज ग्रंथ की हमने कल बात की थी, और इसके कितने 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला भाग तो है हमारा पाठ्य रत्न कोश। कौन सा? पाठ्य रत्न कोश। दूसरा भाग दोस्तों हमने कहा कि संगीत रत्न कोश है। कौन सा दोस्तों? संगीत नहीं, गीत रत्न कोश था। कौन सा दोस्तों? गीत रत्न कोश था। ये लीजिए गीत रत्न कोश। इसके बाद हमने बात की कि संगीत गीत, फिर हो गया दोस्तों वाद्य रत्न कोश। फिर हमने कहा कि ये जो वाद्य है, वाद्य बजाने के बाद हमें कौन प्राप्त होता है दोस्तों? तो नाट्य रत्न कोश या नृत्य रत्न कोश प्राप्त होता है। इसके अंदर क्या है, नाटक का वर्णन मिलता है। किसका दोस्तों? नाटक का वर्णन मिलता है नृत्य रत्न कोश के अंदर। फिर हमने कहा कि हमें रस की प्राप्ति होती है, तो रस रत्न कोश। कौन सा है दोस्तों? रस रत्न कोश है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। ये बात हो गई। संगीत राज के बाद दोस्तों इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसे संगीत मीमांसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संगीत मीमांसा। मीमांसा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। तीसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा है, वो ग्रंथ है दोस्तों सूड प्रबंध। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? सूड प्रबंध ग्रंथ है। कौन सा है? सूड प्रबंध ग्रंथ है। ये लीजिए सूड प्रबंध ग्रंथ, यानी कि इन्होंने ये 3 ग्रंथ लिखे सूड प्रबंध। ठीक है। ये जो तीनों के तीनों ग्रंथ है दोस्तों ध्यान रखना, ये तीनों ग्रंथ क्या है दोस्तों? संगीत पर आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? तीनों ग्रंथ कुंभा के जो लिखे हैं वो संगीत पर क्या है? आधारित ग्रंथ है। संगीत आधारित ग्रंथ है, यानी कि इन तीनों ग्रंथों में क्या है? संगीत की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्होंने और क्या क्या ग्रंथ की रचनाएं की दोस्तों। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुंभा ने और कौन कौन से ग्रंथ की रचनाएं की। एक तो इन्होंने की थी दोस्तों कामराज रत्तिसार की। कौन सी? कामराज रत्तिसार की। कामराज रत्तिसार की दोस्तों क्या है इन्होंने रचनाएं की। इसके अंदर दोस्तों क्या है, काम शास्त्र की जानकारी मिलती है, या फिर जो काम शास्त्र ग्रंथ होते हैं उनके आधारित ये ग्रंथ है। तो काम शास्त्र पर क्या है दोस्तों? आधारित ग्रंथ है। काम शास्त्र पर आधारित ग्रंथ। काम शास्त्र पर क्या है दोस्तों? आधारित ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना।
और इनके कौन कौन से ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ है दोस्तों, एक तो है संगीत सुधा प्रबंध। कौन सा? संगीत सुधा प्रबंध ग्रंथ है, संगीत सुधा प्रबंध ग्रंथ है। और ग्रंथ दोस्तों बताइए, तो और ग्रंथ इनके बारे में हमें जो मिलता है वो ग्रंथ मिलता है दोस्तों, एक तो हरिवार्तिक ग्रंथ मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? हरिवार्तिक ग्रंथ मिलता है। एक संगीत क्रम दीपिका मिलता है, ध्यान रखना। हरित वार्तिक ग्रंथ कौन सा? 6 नंबर का है ना, हाँ, हरिवार्तिक या दोस्तों वर्तिक ग्रंथ, ठीक है, यह मिलता है। एक हमें दोस्तों कौन सा मिलता है? 7वां ग्रंथ, उसका नाम क्या है दोस्तों बताइए? अभी मैंने बताया था, तो संगीत क्रम दीपिका, ये लीजिए, संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका ग्रंथ मिलता है दोस्तों, ठीक है। दीपिका शायद गलत लिख दिया, तो सही कर देते हैं हम इसको, संगीत क्रम दीपिका, दीपिका। ये ग्रंथ क्या है दोस्तों? कुंभाजी के है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और भी है, इन्होंने दोस्तों क्या है 3 टीकाएं लिखी और 4 दोस्तों क्या है नाटक लिखे थे। कौन कौन से नाटक है वो बात करेंगे दोस्तों, या किस भाषा के नाटक है वो बात करेंगे दोस्तों। ये तो इनके ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर देख लेना, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ये तीनों ग्रंथ क्या है दोस्तों? संगीत पर आधारित ग्रंथ है, ठीक है। संगीत राज के 5 भाग है। ये जो संगीत राज है दोस्तों, ये कुंभा का क्या है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कुंभा का दोस्तों क्या है? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। संगीत मीमांसा सूड प्रबंध कामराज रतिसार के अंदर दोस्तों क्या है? काम शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है ये। संगीत सुधा प्रबंध हरिवर्तिक ग्रंथ, और क्या है? संगीत क्रम दीपिका, ये तो क्या है इनके ग्रंथ है। अब इन्होंने 3 टीकाएं लिखी। कौन कौन से ग्रंथ पर टीकाएं लिखी वो बात हम करते हैं दोस्तों अब हम टीकाएं देखते हैं। तो टीकाएं 3 लिखी इन्होंने। कितनी टीकाएं लिखी दोस्तों? 3 लिखी। अब टीकाएं क्या होती है दोस्तों, ये मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों समझना, जैसे कोई अपनी बात करें तो भगवत गीता दोस्तों, कौन सी? ये भगवत गीता है, भगवत गीता। अब दोस्तों भगवत गीता, यदि आप जो मेन पुस्तक है भगवत गीता की वो देखो तो लगभग क्या है 2-3 भाग के अंदर लिखी हुई है। इसके अंदर पाठ अध्याय कितने हैं वो नहीं बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं कि ये 2-3 पुस्तकों संग्रहण होता है, या फिर एक ही बुक होती है भागवत गीता की, वो इतनी बड़ी मोटी आती है। कितने पेज होते हैं आपको पता होगा, देखी होगी भगवत गीता कितनी बड़ी है। लेकिन क्या है दोस्तों, इसका एक छोटा रूप भी मिलता है मार्केट में हमें। क्या मिलता है दोस्तों? छोटा रूप। और वो जो छोटा रूप होता है दोस्तों वो हमें मिलता है, उसका नाम होता है कि गीता का सार। क्या मिलता है दोस्तों? गीता का सार के नाम से क्या है हमें एक छोटा रूप मिलता है, गीता का सार। इस नाम से हमें क्या है एक बुक मिलती है जो भगवत गीता की क्या है दोस्तों छोटा रूप है। गीता का सार के नाम से बुक है, छोटी है, कम पेज की है, छोटी सी किताब है, पढ़ने में आसानी होती है। तो क्या है भगवत गीता, भगवत गीता को क्या है कम शब्दों में आसान भाषा में लिखकर क्या है लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम था गीता सार पुस्तक। तो क्या है दोस्तों ये जो भगवत गीता है इसको कम शब्दों में लिखा गया, तो इसकी जो टीका है वो टीका क्या है गीता सार, इसे ही टीका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टीका। जैसे दोस्तों ये जो इतिहास है, इतिहास विषय बहुत लंबा चौड़ा बड़ा है, लेकिन आपके लिए क्या है दोस्तों मैं जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए उपयोगी बना रहा हूं, और मैं आपको क्या है दोस्तों नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं टॉपिक वाइज छोटे छोटे, ताकि क्या है आपको जो नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं वो बड़ी बड़ी किताब पढ़ने से अच्छा है कि 200 पेज 100 पेज 70 पेज 80 पेज अलग अलग अध्यापक अपने अनुसार नोट्स उपलब्ध करवाते हैं। तो वो जो किताब है उस किताब के जो अध्यापक नोट्स आपको उपलब्ध करवाते हैं वो नोट्स ही क्या है टीका है। यानी कि मेन पुस्तक अलग है, उस पुस्तक का जो सारांश रूप जो सार है वो सार आपको क्या है कम रूप में उपलब्ध हो रहा है, उसे टीका कहा जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं टीकाएं इन्होंने कितनी दोस्तों 3 लिखी थी। कितनी टीकाएं लिखी इन्होंने? 3 टीकाएं लिखी। कौन कौन सी लिखी दोस्तों और किन पर लिखी
वो चर्चा हम करते हैं। समझ में आ गया होगा कि टीका क्या है दोस्तों। जिस प्रकार से रामायण है, रामायण का एक छोटा रूप है मानस। मानस के अंदर भी क्या है दोस्तों, पूरी रामायण को समझाया गया है उसके सार को लेकर। तो मानस क्या हुई, रामायण की एक टीका हुई दोस्तों। इसी प्रकार से इन्होंने दोस्तों क्या है 3 टीकाएं लिखी। एक तो गीत गोविंद पर क्या है दोस्तों टीकाएं लिखी। कौन सी लिखी, गीत गोविंद पर क्या है दोस्तों टीका लिखी। एक इन्होंने दोस्तों क्या है इस चंडी शतक पर क्या है दोस्तों, चंडी शतक पर क्या है टीका लिखी। एक इन्होंने दोस्तों जो इनका तीसरा है वो है दोस्तों संगीत रत्नाकर। क्या है दोस्तों, संगीत रत्नाकर। इन्होंने इन पर क्या है दोस्तों टीका लिखी। क्या लिखी, रत्नाकर। इन्होंने इन पर क्या है दोस्तों टीका लिखी। गीत गोविंद पर दोस्तों जो टीका लिखी उस टीका का नाम है हमारा रसिक पीर्य। क्या है नाम दोस्तों, रसिक पीर्य नामक टीका। जो टीका लिखी दोस्तों उसका नाम आता है रसिक पीर्य नामक टीका। यानी कि इन्होंने रसिक पीर्य नामक क्या है टीका लिखी गीत गोविंद पर दोस्तों। किस पर, गीत गोविंद पर रसिक पीर्य नामक टीका लिखी। और जब हमने राणा हमीर को पढ़ा था तब बताया था कि राणा हमीर को कुंभा ने अपने रसिक पीर्य नामक टीका में किसकी, वीर की उपाधि दी। तो इसमें वीर की उपाधि किसने दी थी, तो वीर की उपाधि कुंभा ने दी थी। और किसको दी, तो ये दी थी राणा हमीर को। किसको दोस्तों, राणा हमीर को उपाधि दी थी। किसको दी दोस्तों, राणा हमीर को। अब पता चला ना कि राणा हमीर को वीर कहने वाला जो राजा था वो कुंभा था। कुंभा ने रसिक पीर्य नामक टीका में कहा था दोस्तों। ऐसे ही क्या है हम पुरानी चीजों को नई चीजों के साथ जोड़ते हुए चलेंगे तो आपको क्या है जो पहले पढ़ा हुआ है वो आसानी से याद आता रहेगा। आप भी दोस्तों जो नोट्स उपलब्ध होते हैं उनको क्या है अच्छे से लिखते रहे, कॉपी में याद करते रहे, दोहराते रहे। इसलिए मैं क्लास सप्ताह में 5 दिन लेता हूं ताकि जो शनिवार और रविवार है एक दिन तो आप क्या है पूरे सप्ताह के नोट्स देख लो और एक दिन आप क्या है जो पिछले जितने भी हमने देखे हैं इस सप्ताह से पहले वो सारे नोट्स के रिवीजन कर लो। और बाकी रोजाना आज जो पढ़ा है उसको कल क्या है नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं तो कल ही क्या है उसको लिख लिया, फिर एक बार देख लो। तो ऐसे क्या है आराम से एक एक विषय क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कल क्लास नहीं हो पाई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी दोस्तों। और आज भी इतनी तबीयत सही नहीं है, फिर भी सोचा कि जो सप्ताह का टारगेट था हमारा 5 दिन का वो एक दिन मिस हो गया तो काम बिगड़ जाएगा। 5 दिन है मतलब 5 दिन करना है। गुरुवार को ना हुई तो कोई बात नहीं, शुक्रवार को कर लेते हैं। फिर हमने क्या है शनिवार रविवार 2 दिन ब्रेक दे देंगे, सोमवार से रेगुलर वापस शुक्रवार तक चालू कर देंगे। बीच में डिसमिस हो गया था, लाइट नहीं आने के कारण कुछ तबीयत वापस बिगड़ी थी बीच में भी। तो क्या है कि हमारा जो सिस्टम था सोमवार से शुक्रवार वो सिस्टम हो गया था रविवार से गुरुवार। तो इसको वापस क्या है अब सही भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको नोट्स भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो कमेंट करिए दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों की, देखिए एक बार उनको कहिए कि देखिए समझ में आई तो देखिए, नहीं आई तो कोई बात नहीं। चैनल पर पहली बार आते हो दोस्तों कोई तो उन्हें कहिए, या आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। उससे फर्क आपको कुछ नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्या है हम भी मोटिवेट होते रहते हैं कि हमारी क्लास हमारे दोस्तों को क्या है समझ में आती है। जो हमारे साथी हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ में आ रही है तो क्या है वो लाइक कर देते हैं, क्लास को अच्छा सा कमेंट कर देते हैं, चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे साथियों का क्या है सिलेक्शन होने में कोई बाधा क्या है वो आए, उस बाधों को हम दूर कर दे दोस्तों, ये बात है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चंडी शतक की। हमने बात कर ली दोस्तों गीत गोविंद पर क्या है टीका लिखा, और वो टीका क्या था, रसिक पीर्य टीका था दोस्तों। चंडी शतक पर जो टीका लिखा वो कहलाया चंडी शतक टीका दोस्तों। क्या कहलाया, चंडी शतक टीका कहलाया, चंडी शतक टीका कहलाया। और इसी तरह संगीत रत्नाकर पर जो टीका लिखा वो टीका कहलाया था संगीत रत्नाकर। क्या कहलाया दोस्तों, संगीत रत्नाकर टीका कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों, संगीत रत्नाकर टीका कहलाया। यह बात हो गई दोस्तों टीका की। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक ग्रंथ मिलता है, वो ग्रंथ मिलता है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ। दोस्तों समझना, अच्छा ग्रंथ है,
प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि इस एक लिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना 2 लोगों ने मिलकर पूर्ण की थी। किसकी दोस्तों? जो ये एक लिंग महात्म्य ग्रंथ है, कौन सा दोस्तों? एक लिंग महात्म्य ग्रंथ, महात्म्य ग्रंथ। इस एक लिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना दोस्तों 2 लोगों ने क्या है, मिलकर पूर्ण की थी। यानी कि अब ध्यान रखना, समझना, यह भी कुंभा का ग्रंथ है। कुंभा ने इसको लिखना प्रारंभ किया था और इस ग्रंथ के 2 भाग है। कितने भाग है दोस्तों? 2 भाग है। कितने हैं? 2 भाग है। अब कौन कौन से भाग है वो समझना दोस्तों। 2 भाग है। तो पहला जो भाग है दोस्तों, उस भाग को क्या है, पहले भाग की रचना कुंभा ने की। किसने दोस्तों? पहले भाग की रचना कुंभा ने की। पहले भाग की रचना कुंभा ने की दोस्तों। किसने की? कुंभा ने की। और जिस भाग की रचना कुंभा ने की दोस्तों, उस भाग को हम राजवर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजवर्णन भाग। क्या कहते हैं दोस्तों? राजवर्णन भाग कहते हैं। जिस भाग की रचना कुंभा ने की, उस भाग को हम राजवर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजवर्णन कहते हैं। पहले भाग की रचना कुंभा ने की। दूसरे भाग की रचना दोस्तों देखना और समझना। दूसरे भाग की रचना किसने की दोस्तों? तो दूसरे भाग की रचना की थी कान्हा व्यास ने। किसने की दोस्तों? कान्हा व्यास ने की थी। कान्हा व्यास ने क्या है दोस्तों की। ये बात आप ध्यान रखना। कान्हा व्यास कौन था दोस्तों? तो कुंभा का सहायक गुरु था। कान्हा व्यास कौन था? संगीत सहायक गुरु था। कुंभा का दरबारी विद्वान है कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने क्या है, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की क्या है दोस्तों, रचनाएं पूर्ण की थी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। अब हम दोस्तों कुंभा के क्या है, नाटक की चर्चा करते हैं। तो जो कुंभा के नाटक है दोस्तों, वो नाटक हमें 4 भाषाओं में मिलते हैं। इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब हम क्या है, कुंभा के नाटक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो कुंभा के नाटक है, वो नाटक 4 भाषा में लिखे हुए हैं। कितने? 4 तो नाटक हैं और वो 4 ही नाटक कितनी 4 भाषाओं में लिखे हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखना, नाटक कौन कौन से हैं वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन इतना पता चलता है कि कुंभा जी ने 4 नाटक लिखे और वो 4 भाषाओं में लिखे हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कुंभा क्या है, भाषाओं का भी अच्छा ज्ञाता था। यानी कि कुंभा जी को क्या है, भाषाओं का ज्ञान भी अच्छा खासा था और 4 भाषाओं का क्या था, ज्ञान था। अब कौन कौन सी भाषाएं दोस्तों, तो ध्यान रखना। एक तो थी कन्नड़। कौन सी भाषा दोस्तों? कन्नड़ भाषा, जिसे हम क्या है, कर्नाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नाटी। दूसरी भाषा है दोस्तों महाराष्ट्री। कौन सी भाषा दोस्तों? महाराष्ट्री। इस महाराष्ट्री भाषा को दोस्तों हम क्या है, मराठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मराठी भी कहते हैं। तीसरी भाषा दोस्तों संस्कृत। कौन सी दोस्तों? संस्कृत भाषा। और चौथी दोस्तों कौन सी? मेवाड़ी। कौन सी दोस्तों? मेवाड़ी। इन 4 भाषाओं में क्या है, एक एक नाटक लिखा था। यानी कि कुंभा जी को कन्नड़ भाषा का भी अच्छा ज्ञान था, मराठी महाराष्ट्री जो भाषा है उसका भी अच्छा ज्ञान था, संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था, और मेवाड़ी का तो अच्छा ज्ञान होना ही था क्योंकि मेवाड़ के थे। तो दोस्तों क्या है, इन्हें 4 भाषाओं का अच्छा ज्ञान था और एक एक भाषाओं में नाटक लिखा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कुंभा जी को मेवाड़ी और संस्कृत भाषा के साथ ही साथ क्या है, कन्नड़ और महाराठी या मराठी भाषा का क्या है, अच्छा ज्ञान था, क्योंकि अच्छा अभ्यास भी था इन्होंने, तभी तो नाटक लिख पाए हैं दोस्तों। एक बोलना भाषा को और एक उसी भाषा में लिखना अंतर होता है दोस्तों। हम तो क्या है कि अभी हिंदी बोल सकते हैं और राजस्थान के हैं, लेकिन राजस्थानी भी किसी को हो सकता है जो किसी ने पढ़ा हो राजस्थानी को पूरा। बाकी जो मारवाड़ क्षेत्र है उसमें तो राजस्थानी चलती ही है, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जाने वाली जो बोली है वो सभी को आती है। लेकिन पूरी राजस्थानी की बात करें दोस्तों तो अभी भी हम उस राजस्थानी भाषा को क्या है, धीरे धीरे भूल चुके हैं,
क्योंकि हमारा जो संपर्क है धीरे धीरे क्या है टूट चुका है राजस्थानी भाषा से। वो टूटने का कारण यही है कि हमने हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए क्या है हमने हमारी माँ का गला घोट दिया कि एक बार माँ तू साइड में रहे, पहले मासी को क्या है पहले हम उसे दर्जा दिला देते हैं। तो माँ को कहीं हम भूल गए हैं तो माँ को अब भूलना नहीं है दोस्तों, उसको भी वापस लेना है, क्योंकि अपना जो जीवन है वो माँ के बिना चलने वाला नहीं है। तो जब जीवन ही माँ के बिना नहीं चलने वाला है तो हम दोस्तों क्यों मासी को दर्जा दिलाई, पहले माँ को भी दर्जा दिला दे, माँ को माँ होने का दर्जा दिला दे दोस्तों। तो राजस्थानी भाषा को क्या है हमें ध्यान में रखना है, राजस्थानी के अंदर क्या है ज्यादा से ज्यादा काम करना और बोलना है। ठीक है दोस्तों, यह बात होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके जो ग्रंथ है दोस्तों, इनके कुंभाजी के जो ग्रंथ है दोस्तों वो भी एक संग्रहालय में क्या है संग्रहित है। तो कुंभाजी के जो ग्रंथ है वो ग्रंथ किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो वो ग्रंथ किस संग्रहालय में क्या है दोस्तों संग्रहित है। तो संग्रहालय का नाम क्या है दोस्तों अनूप संग्रहालय। कौन सा दोस्तों अनूप संग्रहालय में क्या है दोस्तों संग्रहित है। संग्रहालय में क्या है दोस्तों संग्रहित है। यह अनूप संग्रहालय कहां पर है दोस्तों, तो अनूप संग्रहालय बीकानेर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों बीकानेर में है, यह बात हो गई ध्यान रखना। कुंभाजी के जो ग्रंथ है वो ग्रंथ अनूप संग्रहालय में संग्रहित है और अनूप संग्रहालय बीकानेर में है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं दोस्तों तो कुंभाजी के बारे में एक बात हमें पता चलती है, वो बात ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से पता चलती। किससे दोस्तों, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें एक बात पता चलती है कि जो कुंभाजी है वो कुंभाजी क्या है वीणा बजाने में भी क्या है निपुण थे। जो कुंभाजी है वो क्या है दोस्तों वीणा बजाने में भी क्या थे निपुण थे, यानी कि इन्हें वीणा बजाने का ज्ञान भी अच्छा था। वीणा बजाने में क्या थे ये एक्सपर्ट थे, तो वीणा बजाने का क्या है दोस्तों काम करते थे। कुंभा वीणा बजाने में क्या थे निपुण थे। अब ये बात हो गई दोस्तों क्या थे निपुण थे। अब हम इनके दरबारी विद्वान की बात करते हैं, क्योंकि कुछ दरबारी विद्वान ने भी क्या है दोस्तों ग्रंथ लिखे। कुछ दरबारी विद्वान इनका क्या है वास्तुकार का काम करते थे। किस विद्वान ने क्या काम किया है वो हम उनकी क्या है बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम बात करेंगे कि इनके दरबार में क्या जैन विद्वान थे, तो कौन थे, उनके नाम क्या है, उनकी चर्चा भी हम करते हैं दोस्तों। कुंभा के दरबारी विद्वान क्या है, कुंभा के जो दरबारी विद्वान है उसकी बात हम करते हैं। तो कुंभा के दरबारी विद्वान, अब दरबारी विद्वान के अंदर दोस्तों जैन विद्वान की बात कर लेते हैं कि जैन विद्वान कौन थे। तो किसकी बात करते हैं हम, जैन विद्वान की बात करते हैं। तो जैन विद्वान के अंदर जो नाम मिलते हैं दोस्तों, कौन कौन से जैन विद्वान थे उनकी बात हम करते हैं। केवल इनके नाम याद रखना कि कुंभा के जैन विद्वान कौन थे दोस्तों। तो एक नाम हमें मिलता है जयचंद्र सूरी। क्या नाम मिलता है दोस्तों, जयचंद्र सूरी नाम मिलता है। एक नाम हमें दोस्तों महेश चंद्र सूरी मिलता है। क्या नाम मिलता है दोस्तों, महेश चंद्र सूरी, महेश चंद्र सूरी। एक नाम हमें मिलता है भुवन चंद्र सूरी। क्या नाम मिलता है दोस्तों, भुवन चंद्र सूरी नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और दो नाम और है दोस्तों ध्यान रखना, 1 2 3 हुए, चौथा नाम है दोस्तों सोमदेव। क्या नाम है, सोमदेव है। और एक नाम है सोम सुंदर। क्या नाम है दोस्तों, सोम सुंदर नाम है। ये है हमारे कुंभाजी के जैन विद्वान, ध्यान रखना। कौन कौन है दोस्तों, जयचंद्र सूरी है, महेश चंद्र सूरी है, भुवन चंद्र सूरी है दोस्तों, और क्या है सोमदेव, और क्या है दोस्तों सोम सुंदर नाम है। यह बात हमने की। अब हम बात करते हैं तो कुंभाजी के दोस्तों जो साहित्य गुरु थे, कुंभाजी के साहित्य गुरु कौन थे दोस्तों, ये बताइए आप, साहित्य गुरु कौन थे और साहित्य गुरु थे कौन दोस्तों, ये बात बताइए। हमने कान्हा व्यास की तो बात कर ली, कान्हा व्यास कौन थे दोस्तों, तो कान्हा व्यास तो जो थे कुंभा के वो साहित्य संगीत गुरु थे। कौन थे दोस्तों, साहित्य
सहायक संगीत गुरु थे। कौन थे दोस्तों? सहायक संगीत गुरु थे। और ये साहित्य गुरु कहें या, हाँ ठीक है, एक ही बात है, साहित्य को ही क्या है संगीत गुरु मान लो। साहित्यिक संगीत गुरु दोस्तों कौन थे? कान्हा व्यास थे। इन्होंने क्या है एकलिंग महात्म्य को पूरा किया था। एकलिंग महात्म्य को क्या है दोस्तों पूरा किया था। महात्म्य को क्या है पूरा किया दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ये कौन थे? तो कुंभा के क्या है दोस्तों दरबारी विद्वान थे। ये भी कौन थे दोस्तों? दरबारी विद्वान थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। साहित्य गुरु का नाम दोस्तों क्या आता है? सारंग व्यास आता है। सारंग व्यास। ये जो सारंग व्यास है दोस्तों, ये भी क्या थे? कुंभा के दरबारी विद्वान थे। क्या थे दोस्तों? कुंभा के दरबारी विद्वान थे। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों, विद्वान थे। अब रहे दोस्तों कुछ विद्वान, उनकी बात करते हैं दोस्तों। उनमें से कुछ वास्तुकार थे, और वास्तुकार कहां कहां के थे दोस्तों, वो बात भी हम करते हैं। फिर हम दोस्तों क्या है एक मंडन रहेगा, उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे क्या है वास्तुकार के साथ साथ क्या है ग्रंथ भी लिखे हैं। तो पहले हम क्या है अन्य वास्तुकार की बात करते हैं, फिर हम मंडन की बात करते हैं। दोस्तों कुंभा के क्या है अन्य ग्रंथ, अन्य विद्वान, सॉरी ग्रंथ नहीं, तो और जो विद्वान थे उनके नाम मैं बता देता हूं। फिर हम क्या है मंडन के भाई जो नाथा है और उसका पुत्र गोविंद है, इनके ग्रंथ की बात करेंगे हम। तो दोस्तों जो अन्य विद्वान थे वो थे दोस्तों, एक तो हमारे मंडन है, और मंडन का भाई कौन है दोस्तों? नाथा है। और मंडन का पुत्र कौन है दोस्तों? गोविंद है। इनका आप ध्यान रखना। फिर दोस्तों हमारे एक अत्रि भट्ट आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? अत्रि भट्ट। इन अत्रि भट्ट का पुत्र कौन है दोस्तों? महेश भट्ट है। कौन है दोस्तों? महेश भट्ट है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। और विद्वान आते हैं, एक तो है दोस्तों नापा। दोस्तों क्या है? नापा है, जेता है, पोम्मा है दोस्तों, और क्या है? पुंजा है। इन्होंने क्या काम किया दोस्तों? नापा, जेता, पोम्मा, पुंजा दोस्तों। तो इन्होंने जो काम किया है वो काम इनका यही जानते हैं, वो मैं बताऊंगा क्या काम किया दोस्तों। तो अब इधर देखना आप, इन्होंने काम किया वो यही जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है। मंडन ने दोस्तों क्या है कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था। यह मंडन कौन था दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार। दुर्ग का क्या था दोस्तों? वास्तुकार था। यह बात ध्यान रखना। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दोनों ने मिलकर दोस्तों किसकी रचनाएं की दोस्तों? तो इन्होंने की थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी की थी दोस्तों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। प्रशस्ति की क्या है दोस्तों? रचना की। प्रशस्ति की रचना की, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो महेश भट्ट है इसने एक रचना और की थी, वो की थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। किसकी दोस्तों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। यह बात ध्यान रखना। यानी कि अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दोनों ने मिलकर क्या है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की महेश भट्ट ने दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना। नापा, जेता, पोमा और पुंजा ये किसके दोस्तों? जो विजय स्तंभ है, जो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ या फिर दोस्तों हमारा जो कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इस कीर्ति स्तंभ के क्या थे दोस्तों? तो ये वास्तुकार थे। क्या थे दोस्तों? इसके वास्तुकार थे। ये ध्यान रखना आप। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार थे। अब रहा मंडन के ग्रंथ, मंडन के भाई नाथा के ग्रंथ, और इनके पुत्र दोस्तों जो गोविंद है उसके ग्रंथ। तो अब किसने क्या ग्रंथ लिखा वो हम बात करते हैं। फिर हम कुंभा जी का अंतिम समय देखेंगे कि अंतिम समय कैसे बिताया, क्या घटना हुई थी। पहले इनके ग्रंथ देख लेते हैं हम दोस्तों। जो हमने कुंभा के दरबारी विद्वान देख रहे थे उसमें हम अब मंडन के ग्रंथ, मंडन के भाई नाथा के ग्रंथ, और क्या है इनके पुत्र जो गोविंद है इस गोविंद के ग्रंथ देखने हैं, ठीक है। मंडन के पिता का नाम दोस्तों क्या है? खेतपाल ब्राह्मण। क्या नाम है दोस्तों?
खेतपाल ब्राह्मण नाम आता है, ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, तो खेतपाल ब्राह्मण के दो पुत्र हो गए, मंडन नाथा, मंडन का पुत्र गोविंद। तो दोस्तों जो नाथा का ग्रंथ है वो ग्रंथ है वास्तु मंजरी। इसका एक ग्रंथ हमें देखने को मिलता है और वो ग्रंथ है वास्तु मंजरी। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? वास्तु मंजरी देखने को मिलता है। गोविंद के हमें दोस्तों 3 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। कितने ग्रंथ दोस्तों? 3 ग्रंथ देखने को मिलता है। एक ग्रंथ का नाम है कलानिधि। कौन सा दोस्तों? कलानिधि हमें देखने को मिलता है। दूसरे ग्रंथ का जो नाम है दोस्तों वो है नाम द्वार दीपिका। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? द्वार दीपिका नाम हमें देखने को मिलता है। द्वार दीपिका नाम हमें देखने को मिलता है। ये दीपिका फिर से गलत लिख रहा हूं मैं, क्या होगा मेरा दीपिका को लेकर। ये दीपिका बार बार गलत जा रही है दोस्तों, मुझसे सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, सुधर रही है, लेकिन बार बार क्या है, गलत जा रही है। ऐसे आप गलती मत करना, जो हो गई सो हो गई, सुधार दिया तुरंत। लेकिन क्या है, जो ओमार सीट होती है उसमें गलती हो गई या कर दी ना, तो वह सुधरने वाली नहीं है। इसलिए पहले यहाँ घर पे जितनी गलती आप कर सकते हो कर लो और उसे सुधार लो। एग्जाम में गलती मत करना। इतना हमें परफेक्ट बनना है कि एग्जाम के अंदर क्या हो, गलती ना हो। ठीक है। इनका तीसरा जो ग्रंथ है दोस्तों वो है उदार द्रोणी। कौन सा दोस्तों? उदार द्रोणी ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों इसका? उदार द्रोणी ग्रंथ हमें मिलता है देखने को। उदार द्रोणी, दोरिनी या दोरोनी, एक मिनट दोस्तों मैं सोचता हूं क्या है। कलानिधि हो गया, द्वार दीपिका, उदार दोरिनी, हाँ सही है दोस्तों। उदार दोरिनी क्या है? ये ग्रंथ है। ठीक है। और ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? गोविंद के हैं। खेतपाल ब्राह्मण के 2 पुत्र थे, मंडन और नाथा। ये दोनों किसके विद्वान थे? कुंभा के थे। गोविंद भी क्या है? कुंभा का विद्वान दरबारी था। ठीक है। तीनों। नाथा का एक ग्रंथ हमें मिलता है देखने को, वो है वास्तु मंजरी। और इस गोविंद के 3 ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, कलानिधि, द्वार दीपिका और क्या है दोस्तों? उदार दोरिणी। क्या नाम मिलता है? उदार दोरिणी नाम हमें मिलता है। ये हो गई। अब दोस्तों हम मंडन के ग्रंथ देखेंगे। ध्यान रखना जितने भी मंडन के ग्रंथ है उनके साथ क्या है दोस्तों? मंडन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कुछ एक आध ग्रंथ में क्या है, मंडन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देख लेते हैं मंडन के ग्रंथ, फिर हम क्या है आगे बढ़ेंगे, आगे हमारी चर्चा करेंगे दोस्तों मंडन के ग्रंथ। अब देखना मंडन है, मंडन ने कितने ग्रंथ लिखे दोस्तों, तो हम इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो देख लेते हैं। मंडन के ग्रंथ ध्यान रखना दोस्तों, परीक्षा में अधिक बार प्रश्न आया है तो मंडन के ग्रंथ या फिर कुंभा के ग्रंथ से ही आया है। ठीक है दोस्तों। तो मंडन के जो ग्रंथ हैं, पहला ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वेद्य ग्रंथ। कौन सा है दोस्तों ग्रंथ? वेद्य ग्रंथ। अब इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों किसकी जानकारी मिलता है और किसकी नहीं, तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है वो वेद्य मंडन ग्रंथ है। कौन सा है दोस्तों? वेद्य मंडन ग्रंथ है। वेद्य मंडन कौन सा है दोस्तों? वेद्य मंडन ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों हमें व्याधियों, किसकी दोस्तों? व्याधियों, या फिर हम क्या कह सकते हैं, बीमारियों, किसकी दोस्तों? व्याधियों या बीमारियों के निदान की जानकारी मिलती है। बीमारियों के निदान की जानकारी मिलती है। किसकी दोस्तों? निदान की। यानी कि जो भी बीमारी है, जो भी हमारे क्या है रोग है, उस रोग या बीमारी का क्या है दोस्तों, ये जो वेद्य मंडन है उसके अंदर जानकारी मिलती है। ठीक है। कि किसी कोई बीमारी है, मान लो कोई एक्स बीमारी है, तो उस एक्स बीमारी का निदान क्या है, इसमें है। यानी कि ये जो इसके अंदर जो जो बीमारियां दे रखी हैं उन बीमारियों का क्या है वो निदान भी बता रहा है। तो वेद्य मंडन में क्या है, बीमारियों का निदान है। ठीक है दोस्तों। अब इनका जो दूसरा ग्रंथ है वो है दोस्तों शकुन मंडन। कौन सा है? शकुन मंडन। दोस्तों शकुन मंडन के अंदर क्या है दोस्तों? शकुन शास्त्र की जानकारी मिलती है। किसकी दोस्तों? शकुन
शास्त्र की जानकारी मिलती है। किसकी दोस्तों? शकुन शास्त्र की जानकारी मिलती है। अब शकुन शास्त्र की क्या है? जानकारी मिलती है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? तो हमारे हडबू जी थे। वो बता देते थे कि इसमें यह होगा, ऐसा होता है। दोस्तों आज हडबू जी क्या है? जिंदा होते तो हम उनसे पूछ लेते कि हडबू जी, हमारे रीट का एग्जाम है, हमारे पटवार का है, हमारे पुलिस कांस्टेबल का है, हमारे आईएएस का एग्जाम है, अब आप बताइए कि इन इन एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न आएगा, आप बता दीजिए, हम क्या है कर लेंगे। तो क्या है दोस्तों, हमें इतना झंझट मारी करने की कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई पढ़ने की झंझट नहीं रहती। क्या है, हम सीधा जाते हैं उनसे और पूछ लेते, वो बता देते। यही होता है दोस्तों शकुन शास्त्र का अर्थ। ठीक है, कि यानी कि उसे क्या है, भविष्य की जानकारी पता होती है, शकुन शास्त्र उसे कहा जाता है। तो वो शकुन शास्त्र के क्या थे? अच्छा ज्ञाता थे। लेकिन जो शकुन मंडन है, इसमें क्या है? शकुन शास्त्र की जानकारी मिलती है। ठीक है सा। फिर आता है दोस्तों एक कोदंड मंड, कोदंड मंडन आता है दोस्तों, कोदंड मंडन। इस कोदंड मंडन की बात करूं दोस्तों, तो इसके अंदर हमें यह पता चलता है कि जो धनुर्विद्या है उसकी जानकारी मिलती है। किसकी दोस्तों? धनुर्विद्या की जानकारी मिलती है हमें। किसकी जानकारी दोस्तों? इस कोदंड मंडन के अंदर हमें क्या है? जो धनुर्विद्या है उसकी जानकारी मिलती है कि जो धनुर्विद्या यानी कि जो धनुष चलाना सीखते हैं हम, तीर कमान, वो किस प्रकार से चलाया जाता है, कैसा चलाना है, किस तरीके से चलाना है, ताकि क्या है, हम किसी को जो बेचना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है किसी बेचना, उसको क्या है हम बेच सके, तो उसकी जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रासाद मंडन की। कौन सी दोस्तों? प्रासाद मंडन की। प्रासाद मंडन की। इस प्रासाद मंडन के अंदर हमें जो जानकारी मिलती है वो मंदिर या देवालय के निर्माण की जानकारी मिलती है कि एक मंदिर का या एक देवालय का क्या है दोस्तों, निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उसकी जानकारी मिलती है। तो देवालय निर्माण की जानकारी मिलती है हमें। किसमें मिलती है दोस्तों? इस प्रासाद मंडन के अंदर मिलती है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा राज वल्लभ मंडन, उसकी बात में करेंगे। तो प्रासाद मंडन समझना दोस्तों कि जो देवालय, जो मंदिर होता है, उसका निर्माण कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी जानकारी कौन देता है हमें? प्रासाद मंडन देता है। फिर हमारा पांचवा जो इनका ग्रंथ आता है, मुख्य ग्रंथ, वो है दोस्तों राज वल्लभ मंडन। कौन सा है दोस्तों? राज वल्लभ मंडन ग्रंथ आता है, राज वल्लभ मंडन ग्रंथ। दोस्तों इस ग्रंथ के अंदर हमें यह जानकारी मिलती है, और वो जानकारी यह है कि जो हमारे आवासीय भवन होते हैं, जो हम रहने के मकान होते हैं, उन मकान की क्या है दोस्तों, निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए। यानी कि जो आवासीय भवन, जो रहने के मकान हैं, वो दोस्तों आवासीय भवन, और दोस्तों क्या है, जो हमारे राजप्रसाद है, राजप्रसाद यानी दोस्तों जो राज के महल वगैरह है, तो उनके क्या है दोस्तों, निर्माण की बात करता है। तो आवासीय भवन और राजप्रसाद के निर्माण की बात करता है। किसकी दोस्तों? राजप्रसाद के निर्माण की क्या है दोस्तों, बात करता है, के निर्माण की जानकारी देता है दोस्तों। अगला बात करें दोस्तों, तो इससे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो कोदंड मंडन है दोस्तों, और प्रसाद मंडन, राज वल्लभ मंडन दोस्तों, इनके अंदर हम बात करें तो ये जो हमारा प्रसाद मंडन है और हमारा जो राज वल्लभ मंडन है दोस्तों, इनके अंदर कितने कितने भाग है दोस्तों। इस राज प्रसाद मंडन के अंदर तो दोस्तों 8 अध्याय है, ध्यान रखना, कितने? 8 अध्याय हैं। और इस राज वल्लभ मंडन के अंदर 14 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं दोस्तों? 14 अध्याय हैं, ये ध्यान रखना आप। कितने अध्याय हैं दोस्तों? 8 और 14 है। अगला जो हमारा है रूप मंडन, कौन सा आता है दोस्तों? रूप मंडन आता है, छठा। इस छठे को, रूप मंडन को हम समझ लेते हैं। रूप मंडन कौन सा है दोस्तों? रूप मंडन। इस रूप मंडन में दोस्तों कितने? 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं दोस्तों? रूप मंडन में 6 अध्याय हैं। और ये जो रूप मंडन है दोस्तों, ये मूर्ति कला से संबंधित है। किससे दोस्तों? मूर्ति
कला से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? मूर्ति कला से। यानी कि जो मूर्ति कला है, जो मूर्ति किस प्रकार से बनानी चाहिए उसकी जानकारी हमें देता है। किसकी दोस्तों? कि जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर किस प्रकार की मूर्ति होनी चाहिए, कैसे मूर्ति होनी चाहिए, तो उसकी जानकारी देता है कि मूर्ति का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी जानकारी हमें देता है रूप मंडन। इस रूप मंडन में 6 अध्याय हैं, 5 अध्याय दोस्तों, 1 से लेकर कितने 5 अध्याय हैं, वो 1 से लेकर 5 अध्याय की बात करूं दोस्तों, तो जो वो हमारे हिंदू धर्म है दोस्तों, हिंदू मूर्ति कला, उससे संबंधित है। किससे दोस्तों? हिंदू मूर्ति से क्या है? संबंधित है। और जो 6ठा अध्याय है वो 6ठा अध्याय दोस्तों जैन मूर्ति से संबंधित है। किससे दोस्तों? जैन मूर्ति से क्या है दोस्तों? संबंधित है, जैन मूर्ति से। अब आप दोस्तों, हमने कितने 6 ग्रंथ देखे हैं मंडन के, 2-3 और ग्रंथ है उसकी बात भी मैं करूंगा दोस्तों। पहले एक बार इनको और समझ लो। वेद मंडन, वेद मंडन दोस्तों किसका ग्रंथ है? मंडन का है। इसमें क्या है? व्याधियों या बीमारियों के निदान की जानकारी मिलती है। यानी कि इस वेद मंडन के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियों के निदान बता रखे हैं दोस्तों, उसके क्या है, आप घरेलू उपचार भी कर सकते हो। यानी कि जो बीमारी बता रखी है साथ ही साथ उसका निदान भी क्या है, बता रखा है। कभी समय मिले तो इस वैद्य मंडन को पढ़ना। ऐसी कई बीमारियां आपको मिलेगी जिसके नाम आपने सुने नहीं होंगे, और जिनके नाम सुने होंगे उनकी बीमारियों के इलाज आपको क्या है, फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। एक है शकुन मंडन। इस शकुन मंडन के अंदर शकुन शास्त्र की जानकारी मिलती है। फिर अगला है दोस्तों हमारा कोदंड मंडन। इसके अंदर हमें धनुर्विद्या की क्या है, जानकारी मिलती है। किसकी दोस्तों? धनुर्विद्या की जानकारी मिलती है। फिर हमारा अगला है प्रासाद मंडन। इसके अंदर दोस्तों देवालय निर्माण की क्या है, जानकारी मिलती है। और ये 8 अध्यायों में है। कितने अध्याय में? जो प्रासाद मंडन है वो 8 अध्याय में है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों राजवल्लभ मंडन। ये जो राजवल्लभ मंडन है ये आवासीय भवन और राजप्रसाद के निर्माण की क्या है, जानकारी देता है। और ये भी दोस्तों कितने 14 अध्याय में है। फिर हम बात करते हैं रूप मंडन की। तो ये दोस्तों 6 अध्यायों में बटा हुआ है और मूर्ति कला से क्या है, संबंधित है दोस्तों। इसमें 1 से लेकर 5 जो अध्याय हैं वो हिंदू मूर्ति कला से संबंधित है, और जो 6ठा अध्याय है वो जैन मूर्ति कला से क्या है दोस्तों, संबंधित है। ये बात हो गई। इनके 3 और जो ग्रंथ है वो भी हम देखते हैं। फिर हम दोस्तों क्या है, कुंभाजी को समापन पर ले जाएंगे। दोस्तों मंडन के जो और ग्रंथ रह रहे थे वो हम देख लेते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, 3 ग्रंथ और देखना है। तो दोस्तों इनके जो ग्रंथ की हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो उनमें से जो हमारा 7वां नंबर का जो ग्रंथ है दोस्तों वो है रूपावतार मंडन। कौन सा है दोस्तों? देखना, रूपावतार मंडन। ये लीजिए रूपावतार मंडन। इस रूपावतार मंडन की बात करूं तो इसे मूर्ति प्रकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मूर्ति प्रकरण भी। मूर्ति प्रकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मूर्ति कला से तो ये ग्रंथ संबंधित है, लेकिन क्या है दोस्तों, जो मूर्ति होती है, जो प्रतिमा होती है, उसकी स्थापना की भी क्या है, यह जानकारी देता है, उससे संबंधित है। तो ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो मूर्ति कला व प्रतिमा स्थापना से। किससे दोस्तों? मूर्ति कला व प्रतिमा स्थापना से क्या है, संबंधित है। प्रतिमा स्थापना से संबंधित क्या है दोस्तों? से संबंधित ये ग्रंथ है दोस्तों। अभी हमने क्या है, एक मूर्ति कला से जो संबंधित ग्रंथ इनका देखा था वो था रूप मंडन। कौन सा था? रूप मंडन। ये रूप मंडन भी किसकी जानकारी देता है? मूर्ति कला की। और जो हमारा ये रूपावतार मंडन है ये भी मूर्ति कला की जानकारी देता है, लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, साथ ही साथ प्रतिमा स्थापना की भी क्या है दोस्तों, जानकारी देता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं वास्तुसार मंडन की। ये कौन सा दोस्तों? वास्तुसार मंडन। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? वास्तुसार मंडन है। और यह है वास्तु मंडन। कौन सा है दोस्तों? वास्तु मंडन। ये दोनों ग्रंथ है दोस्तों, और ये दोनों ग्रंथ क्या है, वास्तु जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं। किसके दोस्तों? वास्तु कला से दोनों ग्रंथ क्या है, संबंधित है।
वास्तुकला से। किससे दोस्तों? जो वास्तुकला है उस कला से क्या है? संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मकान, भवन, दुर्ग जो भी है वो किस प्रकार से निर्माण करने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उनकी जानकारी ये देते हैं। यानी कि वास्तुकला से क्या है? ये संबंधित है दोस्तों। मंडन के ग्रंथ देख ले हमने, इनके बैनाथा के देख लिए, गोविंद के देख लिए, कुंभा के देख लिए दोस्तों। ध्यान रखना, प्रश्न परीक्षा में मंडन व कुंभा के ग्रंथ से ज्यादा आते हैं। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुंभा और मंडन के ग्रंथ से पूछा जाता है। तो आपको क्या है? कुंभा और मंडन के ग्रंथ अच्छे से याद करना है। अब हम क्या है? कुंभा की जो अंतिम समय था वो समय कैसे बीता, किस प्रकार की घटना हुई, इनकी मृत्यु कैसे होती है, या कोई करता है तो कौन करता है, उसका नाम क्या है दोस्तों, ये हम जानते हैं। अब दोस्तों कुंभा जी को अब हम अंतिम समय पर लेकर चल रहे हैं। कुंभा जी की क्या है? अब अंतिम बात करनी है, इसके बाद हम क्लास को विराम देंगे। तो कुंभा जी की क्या है दोस्तों? हम संतानों की बात कर लेते हैं। ये कुंभा जी है दोस्तों। कुंभा जी के एक तो क्या थी दोस्तों? पुत्री थी और 2 पुत्र थे दोस्तों। कितने? 2 पुत्र थे, ये ध्यान रखना। पुत्री का नाम दोस्तों क्या है? रमाबाई है, और रमाबाई को हम दोस्तों क्या है? वागीश्वरी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके 2 पुत्र। तो दोनों पुत्र के क्या क्या नाम थे दोस्तों? तो जो सबसे बड़ा पुत्र था दोस्तों वो था राइमल। क्या था दोस्तों? राइमल था। और छोटा पुत्र था उदा, जिसे हम उदय सिंह कहते हैं। क्या कहते हैं? उदय सिंह प्रथम कहते हैं, या फिर हम उदयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उदयकरण कहते हैं। ये इनके क्या थे? पुत्र थे दोस्तों। ठीक है, पुत्र थे। लेकिन क्या है? कुंभा जी को एक चिंता खाई जा रही थी। क्या? कौन सी दोस्तों? कुंभा जी को एक चिंता खाई जा रही थी, और चिंता ये खाई जाती थी कि जिस प्रकार से कुंभा जी युद्ध कौशल में और जिस प्रकार से दोस्तों क्या है साहित्य में इनका योगदान था, साहित्य में विद्वान थे, उस प्रकार से क्या है इनके जो ये दोनों पुत्र हैं, ये दोनों पुत्र ऐसे नहीं थे। जिस प्रकार से कुंभा जी क्या है युद्ध कौशल में निपुण थे, जिस प्रकार से कुंभा जी ने अपने जो मेवाड़ है उस मेवाड़ का क्या है साम्राज्य विस्तार क्या है, जिस प्रकार से मेवाड़ को क्या है संगठित करके शक्ति को क्या है बनाए रखा, उस प्रकार से क्या है वो अपने दोनों पुत्र के अंदर लक्षण नहीं देख पा रहे थे। यानी कि दोस्तों अपने एक राजस्थान में कहावत है कि पूत के पग क्या है पालने में दिख जाते हैं, उसी प्रकार कुंभा जी को क्या है अपने दोनों पुत्र के लक्षण दिख रहे थे कि जिस प्रकार से मैंने मेवाड़ को संगठित किया, मेवाड़ की शक्ति को संगठित किया, मेवाड़ का जिस प्रकार से मैंने उद्धार किया है, मेवाड़ को बनाया है, उस प्रकार से बनाए नहीं रख सकते मेरे दोनों पुत्र। तो ये क्या है इनको चिंताएं खा रही थी, ये चिंताएं करते तो धीरे धीरे चिंताएं करते क्या है दोस्तों इनको मस्तिष्क की बीमारी हो गई। किसकी दोस्तों? मस्तिष्क की बीमारी हो गई। किसकी बीमारी हो गई दोस्तों? मस्तिष्क की बीमारी हो गई। तो अब क्या है दोस्तों ये मस्तिष्क की बीमारी हो गई, तो ये क्या है अब इतने प्रभाव वाले व्यक्ति रहे नहीं थे, तो ये क्या करते अपना समय था अंतिम, इनको अब पता चल गया कुछ होने वाला नहीं है, इनको मस्तिष्क की बीमारी हो गई, तो ये कुछ अच्छा कर भी नहीं पा रहे थे, तो ये अपना अंतिम समय बिताते हैं। मस्तिष्क की बीमारी हो जाती है तो वो समय बिताते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों। और कुंभलगढ़ के अंदर हमने कहा कि इन्होंने दोस्तों एक मामादेव जलाशय का निर्माण, किसका दोस्तों? मामादेव जलाशय या फिर मामादेव कुंड का क्या है दोस्तों निर्माण करवाया था। किसका? कुंड का निर्माण करवाया था। तो इस मामादेव जलाशय या कुंड पर क्या है ये अपना अंतिम समय बिताते हैं। क्या बिताते हैं दोस्तों? अंतिम समय बिताते हैं। क्या बिताते हैं दोस्तों? अंतिम समय बिताते हैं। वहीं पर बैठे बैठे दिन भर निकाल देते, कभी कभी 2 दिन निकाल देते। तो इनके पुत्र से जो उद्दा है ये उद्दा से देखा नहीं गया। उस समय राइमल अपने ससुराल था। कहां पर था दोस्तों? ससुराल था।
यह ससुराल रहता था, क्योंकि यहाँ पर इनके पिताजी शासन व्यवस्था संभाल रहे थे, तो यह ससुराल चला गया। ससुराल क्या है, वहां की शासन व्यवस्था देखता चलाता था। तो यहाँ पर इनका जो पुत्र था वो उदा था। उदा से नहीं देखा गया पिता का कष्ट। क्या नहीं देखा गया? पिता का कष्ट देखा नहीं गया। और जो बड़ा भाई था वो ससुराल जाकर ससुराल की शासन व्यवस्था संभाल रहा है। तो उदा को क्या है, चिंता हुई, पिताजी इस बीमारी से क्या है, ग्रस्त है, मस्तिष्क की बीमारी से। तो उदा क्या करता है 1468 के अंदर, कब दोस्तों, 1468 ईस्वी में क्या है, अपने पिता की हत्या कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? अपने पिता की क्या है दोस्तों, हत्या कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? 1468 ईस्वी के अंदर दोस्तों ये जो उदा है, उदय सिंह है या उदयकरण है, 1468 में जो हमारा कुंड है दोस्तों मामादेव जलाशय, इस मामादेव जलाशय कुंड पर क्या है दोस्तों, कुंभा की हत्या कर देता है। किसकी दोस्तों? कुंभा की क्या है दोस्तों, हत्या कर देता है। कौन करता है? उदा करता है। इसलिए उदा को हम क्या है, मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ का क्या है दोस्तों, पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ का पितृहंता, यानी कि जो अपने पिता की हत्या करता है उसे पितृहंता कहा जाता है, और जो अपने भाई की हत्या करता है उसे भातृहंता कहा जाता है। हम आगे और भी राजा पढ़ेंगे, जो राजवंश पढ़ेंगे उनमें बात करेंगे कि इस राजवंश के क्या है, ये पितृहंता थे, ये भातृहंता थे, ऐसी बात करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना 1468 ईस्वी में क्या है, मामदेव कुंड या मामदेव जलाशय पर कुंभा की हत्या किसने की? उदय या उदय सिंह प्रथम उदयकरण ने की। ठीक है, इसलिए इन्हें मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। फिर क्या है, 1468 से लेकर क्या है, ये उदय सिंह शासन करता है। 1468 से लेकर दोस्तों क्या है, 1400 दोस्तों 73 तक क्या है, लगभग 5 साल ये शासन करता है। ठीक है, ये बात हम कर ली है। कुंभा जी हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब उदय सिंह प्रथम की बात हम कल करेंगे, और रायमल की। तो रायमल को भी पता चलेगा ना अपने पिता के हत्या किसने की, अपने छोटे भाई ने की, तो क्या है, ये चुप बैठेगा? आप सोचो दोस्तों, आपका छोटा भाई आपके पिता की हत्या कर देता है, तो क्या आप शांत बैठते हो? आप उससे बदला लेते हो, और उससे क्या है दोस्तों, जो दंड है वो दंड देते हो कि तूने अपने पिता की हत्या क्यों की? अपना पिता भगवान के समान है, इसने पाला है, बड़ा किया है, लालन पालन किया है, तो तूने हत्या क्यों की? तो ये बात हुई होगी। तो ये जो चर्चा हुई होगी, इनके बाद जो भी हुआ होगा वो हम कल की क्लास में देखेंगे। उसको देखने के लिए दोस्तों आपको क्या है, कल का इंतजार, यानी कि सोमवार की जो क्लास होगी उस समय तक आपको क्या है, इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम दोस्तों। क्लास को शेयर करना ना भूले, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।